नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आईएएस स्कॉलर में। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। ठीक है, हमने कल कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे। ठीक है, उनमें से पहला था हमारा स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर और साथ में न्यूक्लियर के बारे में भी थोड़ी हमने बात की थी। ठीक है, दूसरा हमने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक कहा था आदित्य L1। ठीक है, तो इसको किसी और दिन कर लेंगे, छोटा सा टॉपिक है। आज हम पढ़ने वाले हैं जो थर्ड टॉपिक AI। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये मीन्स 2025 में जो मीन्स 2025 है, इसमें ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट क्यों है, कॉन्टेक्स्ट क्या है इस टॉपिक का। ठीक है, अगर पढ़ना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो हम क्यों पढ़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो पहले रीज़न समझेंगे, उसके बाद डेफिनेशन समझेंगे। ठीक है, कि AI कहते किसे हैं, क्योंकि मेंस में हमें एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन चाहिए होगी। ठीक है, तो एक बहुत छोटी सी प्यारी सी डेफिनेशन मैं आपको दूंगा, जिसे आप एग्ज़ाम में आराम से लिख के आ सकते हैं और आसानी से याद भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम टाइप्स ऑफ AI समझेंगे। ठीक है, कितने टाइप की AI होती है। फिर इसके बाद हम ब्रांचेस ऑफ AI समझेंगे, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, नई नई इमर्ज हो रही हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि AI के एप्लीकेशंस क्या हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ इसके क्या क्या पोटेंशियल हैं और कहाँ कहाँ AI को यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद इसके चैलेंजेस भी देखेंगे। हर चीज़ के कुछ ना कुछ नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स या शॉर्ट कमिंग्स होती हैं, तो वैसे ही AI की हैं और बहुत सारी हैं। ठीक है, फियर्स हैं, शॉर्ट कमिंग्स तो नहीं पता, हाँ शॉर्ट कमिंग्स भी हैं और फियर्स चाहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम वे फॉरवर्ड की क्या करना चाहिए। AI को दिक्कत दे रही तो इसको बंद ही कर दें, ख़त्म कर दें, कि चलने देना चाहिए, और चलने दें तो कैसे चलने दें। ठीक है, इसके बाद हम गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स देखेंगे। ठीक है, देखिए ये जो टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये इतना बड़ा टॉपिक है कि आप इसे 3-3 घंटे की क्लास में, 3-3 आवर की क्लास में 2-3 दिन तक आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये जो ब्रांचेस ऑफ AI होंगी ये अपने आप में एक फुल टॉपिक है। ठीक है, पोटेंशियल एप्लीकेशंस ऑफ AI हैं, जैसे डीप फेक्स हो गया। ठीक है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो गई। इसके अलावा जो अरे कौन सा है इलॉन मस्क का न्यूरालिंक करके है ना, तो हाँ ये भी ब्रेन मैपिंग जो होता है, सॉरी टर्म नहीं आ रहा था, BCI ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, ये हो गया। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं, तो ये अपने आप में खुद एक टॉपिक्स हैं। तो इनके लिए मैं खाली डीप फेक पर आपके लिए एक पूरा लेक्चर ले सकता हूँ 3 घंटे का और आपको समझा सकता हूँ। तो हमें इतनी डेप्थ में नहीं जाना है। मीन्स के लिए हमें क्या है कि अगर कोई भी टॉपिक आ रहा है हम उसकी जो इंट्रो अच्छा से दे पाएँ। जैसे इस केस में हम कॉन्टेक्ट से कर सकते हैं, नोबेल प्राइजेस मिले हैं, 2 मिल गए हैं एक ही फील्ड को, केमिस्ट्री और फिजिक्स में, तो इससे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा, पहला कॉन्टेक्ट से कर सकते हैं, दूसरा डेफिनेशन से कर सकते हैं, तीसरा कोई फैक्ट या डेटा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से तो हमारे पास एक इंट्रो होना चाहिए, बॉडी में हमारे पास पॉइंट होने चाहिए। ठीक है, तो जैसे एप्लीकेशंस वगैरह पे क्वेश्चन है तो मल्टीपल आपने एप्लीकेशंस बता दिए, या फिर पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स, एडवांटेजेस और चैलेंजेस की बात है तो आपने वो बता दी। अब जब एडवांटेजेस और चैलेंजेस बताए जाएंगे तो भले ही उन्होंने वे फॉरवर्ड पूछा हो या ना पूछा हो, आपको हमेशा वे फॉरवर्ड बताना पड़ेगा और एक अच्छा सा कंक्लूजन होना चाहिए हमारे पास, कुछ इनिशिएटिव्स हमें पता होने चाहिए और इतने में अपना काम बन जाएगा। ठीक है, तो जो बेसिक नेसेसरी है उतना हम कवर कर ले रहे हैं। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। ठीक है, फिर अगर आपकी डिमांड होती है कुछ कि नहीं सर ये स्पेसिफिक टॉपिक करना है तो उसको कर लेंगे, पर मेरे हिसाब से एक ब्रॉडली टॉपिक करके चलेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि अगर हम स्पेसिफिक पे जाएंगे तो बहुत कम टाइम बचा है मेंस में। ठीक है, तो सिर्फ साइंस एंड टेक करते रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कॉन्टेक्स्ट से। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, 2 नोबेल प्राइजेस मिले हैं। ठीक है, 2 नोबेल प्राइजेस किसमें फिजिक्स में एक मिला है, दूसरा मिला है केमिस्ट्री में। ठीक है, फिजिक्स में किस लिए मिला है, फिजिक्स में मिला है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स के लिए, ANNs के लिए। ठीक है, तो इसमें 2 लोगों को मिला है। ठीक है, पहले हैं जॉफ्री हिंटन। ठीक है, इन्हें गॉडफादर ऑफ डीप लर्निंग भी कहा जाता है। डे लिख दे रहे हैं, इससे आप समझ जाएंगे। ठीक है, जो और दूसरे कौन हैं, जॉन जे हॉपफील्ड। इन्हें किस लिए मिला है, क्योंकि इन्होंने हॉपफील्ड नेटवर्क डेवलप किया था। ठीक है, और हमारे लिए सॉरी ये हॉपफील्ड नेटवर्क, हाँ हमारे लिए इतना जानना सफिशिएंट है। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन लिखाएंगे तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि हाँ हमें पता है। इसके अलावा बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह आ जाते हैं केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में क्या मिला है, 3 पीपल को मिला है, 3 लोगों को। कौन कौन है, जो फर्स्ट हाफ है नोबेल प्राइज़ का वो मिला है
डेविड बेकर को, ठीक है। ये मिला किस लिए है? जो प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन है उसके लिए ये केमिस्ट्री नोबेल मिला है, ठीक है। तो जो फर्स्ट हाफ है वो अकेले डेविड बेकर को मिला है और जो सेकंड हाफ है ये दो लोगों के बीच में शेयर हुआ है। पहले कौन है इसमें से? डेमिस हैसाबिस, और दूसरे हैं जॉन जम्पर। इन दोनों ने मिलकर क्या किया था? अल्फ़ा फोल्ड बनाया था, ठीक है। अल्फ़ा फोल्ड क्या है? एक एआई टूल है, ठीक है, जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट करता है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट करता है, ठीक है। और ये जो अपने डेविड बेकर साहब हैं, इन्होंने एक ऐसी प्रोटीन का स्ट्रक्चर दिया था जो कि नेचर में नॉट फाउंड, नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन कि हमें इस टॉपिक को क्यों पढ़ना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। एक क्वेश्चन आएगा तो हम जस्टिफाई कर सकें कि मतलब ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है। हम अगर एग्जामिनर को ये बता देते हैं कि हमें पता है सर आपने क्वेश्चन क्यों पूछा है, तो एग्जामिनर का मन करने लगता है नंबर देने का। कोई भी अगर व्यक्ति है, जैसे आपके सामने ही है कोई स्टूडेंट या कोई भी बच्चा, आपने उससे क्वेश्चन पूछा और आपको ये आइडिया लग गया कि उसको सवाल का जवाब पता है, भले ही वो अच्छे से फ्रेम नहीं कर पा रहा है, तो फिर आप उसको कहीं ना कहीं कंसीडर कर लोगे, ठीक है। तो हमें ये स्टार्टिंग में क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन से ही जो एग्जामिनर है, जो भी हमारी कॉपी चेक कर रहा है, उसको ये फील करवा देना है कि सर हमें पता है, हमें आंसर पता है, भले आपको नहीं पता है, आपने शुरू में थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बताया है और फिर आपने पूरा हौच पौच कर दिया है, पर अगर आपने उसका कॉन्फिडेंस जीत लिया है, ठीक है, शुरू के अगर 3 से 4 क्वेश्चन जो हैं एग्जामिनर को लग गया है कि इस बच्चे के पास नॉलेज है, तो विश्वास कीजिए आपको बहुत अच्छे नंबर मिलने वाले हैं मेंस में। और अगर आपने शुरू के 4 क्वेश्चन बिगाड़ दिए तो फिर एग्जामिनर के मूड पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, ठीक है। तो चलिए कॉन्टेक्स्ट की बात हो गई, अब आ जाते हैं डेफिनीशन में। तो डेफिनीशन क्या है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये है ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस, ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस जो कि कंसर्न है, कंसर्न विथ मेकिंग कंप्यूटर्स मिमिक ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस। अब आप कह रहे होंगे कि बोलने की जगह सर जी ने ये पहले पूरी डेफिनेशन लिखी क्यों है, क्योंकि देखिए मैंने इसका मारा है रट्टा, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस विच इज़ कंसर्न विद मेकिंग कंप्यूटर्स मिमिक ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस। इससे सिंपल डेफिनेशन सर जी नहीं हो सकती है, ठीक है, कि ऐसी ब्रांच है कंप्यूटर साइंस की जो कंप्यूटर्स को, मतलब मिमिक को हिंदी में क्या कहते हैं, मिमिक्री ही जनरली हमारे उसमें यूज़ किया जाता है। तो हाँ, जैसा ह्यूमन इंटेलिजेंस काम करता है, तो ये ब्रांच जो है ये कोशिश करती है कि जो कंप्यूटर्स हैं वो भी इसी तरह काम करें, ठीक है। जैसे इंसान के सामने कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ क्वेश्चन दिया जाता है, तो उसको पहले सोचता है, ठीक है, अपने ब्रेन में, और फिर इसके बाद डिसाइड करता है। जैसे सामने से एक कुत्ता आ रहा है, शेर तो नहीं आएगा, बहुत कम बच्चे हैं, गुजरात बस में है, ठीक है। एक कुत्ता आ रहा है, इसके इंटेंशन सही नहीं लग रहे हैं, ये सामने हमारा सोनू है, ठीक है, सोनू है और ये टॉमी है, ठीक है। अब जो इंसान है ये ऐसा नहीं है कि कुत्ते को देख के सीधे भाग जाएगा इस तरफ या फिर इसके पास आ जाएगा। वो पहले इस कुत्ते को देखेगा, एनालाइज करेगा कि इसके इंटेंशंस क्या हैं, क्या ये अपनी जो टेल है इसको वॉगल कर रहा है, हिला रहा है और बहुत प्रेम से देख रहा है। अगर हाँ, तो सोनू क्या करेगा, टॉमी के पास जाएगा, टॉमी के सिर पे हाथ फेरेगा, ठीक है, टॉमी को बिस्किट लेके पार्ले-जी लेके खिलाएगा, ठीक है। पर अगर दिख गया है कि जो टॉमी है वो अपने दांत निकाल के बिल्कुल गुर्रा रहा है, तो सोनू क्या करेगा, यहाँ पे एक पतली सी गली होगी और वहाँ से निकल लेगा, ठीक है। तो जो एआई है वो भी इसी तरह डिसीजंस ले सके, तो ये ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस ये कोशिश करती है, ठीक है। और फिर इसकी मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे, जैसे एनएलपी हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, ये सब क्या करती हैं, ये तरीके प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, जिससे कि एआई को ट्रेन किया जा सके, एआई को डेवलप किया जा सके, ठीक है, कि वो ह्यूमंस की तरह बिहेव कर सके, ठीक। अगला हमें क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ एआई। तो देखिए ब्रांचेस ऑफ एआई और टाइप्स ऑफ एआई में हम बहुत कन्फ्यूज हो जाता है, ठीक है, कि कई बार हम जो ब्रांचेस ऑफ एआई हैं उनको टाइप्स ऑफ एआई भी लिखाते हैं, लेकिन जो टाइप्स ऑफ एआई होते हैं वो कितने होते हैं, 3 टाइप के हैं। पहले दो हुआ करते थे, अब धीरे से 3 कहने लगे हैं। पहले कहते थे क्या, एक नैरो एआई, ठीक है, इसको शॉर्ट में हम कहते हैं एएनआई, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, लिखने की जरूरत नहीं है सर, ठीक है। दूसरा होता था जनरल एआई,
या इसको सुपर एआई भी कहते थे, ठीक है, कहते हैं, ठीक है। इसका शॉर्ट हो जाता है एजीआई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। एक अभी पिछले 2-3 सालों में, 4 सालों में एक कॉन्सेप्ट आया है सुपर इंटेलिजेंस का, ठीक है, स्पेलिंग आती है आपको, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एएसआई, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। अब आप कहेंगे कि सर ये नाम तो हमको ही पता थे, या फिर नहीं भी पता थे तो हम गूगल सर्च करते हैं मिल जाता, चैट जीपीटी से पूछ लेते मिल जाता। तो इसमें समझाओ कि अंदर क्या है, ठीक है। तो नैरो एआई किसको कहते हैं? ऐसी एआई जो किसी एक टास्क में ह्यूमंस को बीट कर सकती है। ये भले ही एक काम करती है पर इतना अच्छा करती है कि उसे ह्यूमंस तक बीट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसे कहते हैं नैरो एआई। इसके एग्जांपल आप कहें तो एग्जांपल कुछ बता देते हैं, जैसे हो गया वर्चुअल असिस्टेंट, ठीक है। जो ये सिरी वगैरह हैं ये सारे नैरो एआई हैं। चैट जीपीटी भी आपका एक नैरो एआई है, ठीक है। हर काम इंसानों से अच्छा नहीं कर सकता, पर अगर ये ऐसे लिखता है तो इंसान जल्दी मैच नहीं कर सकते जो इसकी क्वालिटी ऑफ ऐसे होती है, या फिर जो कंटेंट लिखने की, ठीक है। तो इसी तरह होते हैं चेस प्लेइंग प्रोग्राम्स, ठीक है। ये खाना नहीं बना सकते पर चेस इतना अच्छा खेलते हैं कि बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोगों को पसीने छूट जाते हैं, और हार्ड बोर्ड में खेलते हैं तो उनके लिए वर्ल्ड चेस चैंपियंस के लिए भी जीतना इनसे मुश्किल होता है, ठीक है। तो जो एजीआई का कॉन्सेप्ट है ये क्या है कि जनरल इंटेलिजेंस में एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे जो कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये ह्यूमंस के बराबर है, ठीक है, इक्विवेलेंट है, ठीक है, लगभग बराबर परफॉर्म करते हैं हर फील्ड में। एक एआई बॉट है, एक रोबोट है, ठीक है, इसके सिर पे एंटीना लगा हुआ है, ये रोबोट हो गया, ठीक है, और एक ये इंसान है। ये दोनों काम मतलब बराबरी में करते हैं लगभग, ठीक है। मेमोरी वगैरह में तो वैसे भी ये बीट कर देगा क्योंकि जो ह्यूमन की मेमोरी है ये लिमिटेड है, पर इनके पास अनलिमिटेड जितने भी आप एसडी कार्ड लगा दोगे उतनी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो मोस्टली बराबर होते हैं। सुपर इंटेलिजेंस क्या है? ये अभी एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, अभी ऐसी कोई चीज़ बनी नहीं है। ये वो स्टेज है जब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये इंसान को ओवर पावर कर चुकी है, मतलब इंसानी कैपेसिटी से बहुत आगे निकल चुकी है, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स ऑफ एआई होती हैं, मीन्स के लिए इतना सफिशिएंट है। अब आ जाते हैं ब्रांचेस ऑफ एआई में, ठीक है। तो पहली होगी कंप्यूटर विजन एआई, ठीक है। इसका एग्जांपल कहेंगे हो जाएगा फेस अनलॉक, डिजी यात्रा, ठीक है। ये सारा कंप्यूटर विजन एआई का जो अपना स्मार्टफोन में फेस अनलॉक करते हैं, ये डिजी यात्रा, जहाँ पे भी उसका यूज़ होता है, कंप्यूटर विजन का यूज़ होता है, जहाँ पे भी इमेज का यूज़ होता है, ठीक है। इमेज को एनालाइज करता है कंप्यूटर और उसके हिसाब से आइडेंटिफाई करता है, उसको कंप्यूटर विजन कहते हैं, ठीक है। दूसरी जो ब्रांच होगी एआई की वो हो जाएगी एनएलपी। देखिए ब्रांचेस बहुत सारी हैं, मैं बताने बैठूँगा ये 10-12 ब्रांचेस निकलेंगी, ठीक है। लेकिन अपन 5-6 ये 3-4 या 5-6 ऐसे कर लेंगे, ठीक है, कि अगर हमें एग्ज़ाम में लिखना हो तो जो बहुत कॉमन सी हैं वो हमसे मिस नहीं होनी चाहिए। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है। इस ब्रांच ऑफ एआई में क्या होता है, जो ये ब्रांच ऑफ एआई है ये कोशिश करती है कि जो कंप्यूटर्स हैं ये ह्यूमन की जो नेचुरल लैंग्वेज है, जैसे कि जो हम बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं, जैसे हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, मराठी हो गई, गुजराती हो गई, फ्रेंच हो गई, ठीक है। ये इन भाषाओं में जो नेचुरल लैंग्वेजेस हैं, स्पोकन लैंग्वेजेस हैं, उनमें चीज़ों को समझते हैं, हमसे इनपुट लेंगे, वो भी नेचुरल लैंग्वेज में होगा, और फिर प्रोसेस करके जो आउटपुट देंगे वो भी नेचुरल लैंग्वेज में होगा। अगेन इसका एग्जांपल हो जाएगा सिरी, अलेक्सा, ठीक है, चैट जीपीटी भी हो जाएगा, क्योंकि ये रिटन फॉर्म में नेचुरल लैंग्वेज में हमसे कमांड लेता है और फिर उसी में हमें रिस्पॉन्स भी देता है। तीसरी ब्रांच हो जाएगी मशीन लर्निंग, ठीक है। तो ये अपने आप में एक टॉपिक है बहुत बड़ा, टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग होती हैं, तो ये भी 2-3 घंटे का टॉपिक है अगर पढ़ना चाहें इन डेप्थ में, ठीक है। तो इसके बहुत सारे सबसेट हैं, उसमें से एक सबसेट है डीप लर्निंग। इसी में एक वो होता है कि कंपोनेंट होता है मशीन लर्निंग का आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। मतलब क्या हुआ इसका? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का मतलब क्या हुआ कि जैसे इंसान के न्यूरल नेटवर्क है, ये जो न्यूरॉन है ऐसे ही होता है ना, इसमें ऐसे ऐसे
ठीक है, और ये एक्सॉन होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बोलते हैं नहीं याद है, ठीक है। तो ये जो ह्यूमन का न्यूरॉन होता है इसको ये मिमिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिनेप्सेस होते हैं हमारे, ठीक है। तो जो हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं तो ये जो होता है ये स्ट्रांग हो जाता है, और जो ये कनेक्शंस होते हैं वो वीक हो जाते हैं जब हम मल्टीपल मतलब उसको रीइंफोर्स नहीं करते, रिपीट नहीं करते। तो ये जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स हैं ये इसी टेक्नोलॉजी को जो ह्यूमन ब्रेन यूज़ करता है इसी को मिमिक करते हैं, ठीक है। तो मशीन लर्निंग इसी तरीके से जो कंप्यूटर है उसको सीखने में हेल्प करती है, ठीक है। मशीन लर्निंग का हेल्प करके जो कंप्यूटर है वो अपने आप सीखता है अपने एक्सपीरियंस से, ठीक है। वो एक्सपीरियंस करेगा, गलती करेगा, फिर उससे सीखेगा, ठीक है। इसी तरह चौथे की बात करें, यहाँ पे लिख लेते हैं। ये चौथा ड्राइवरलेस कार्स, ये भी एक ब्रांच हो गई, ठीक है। पाँचवा रोबोटिक्स है, ये भी एक ब्रांच ऑफ एआई हो गई, ठीक है। तो 5 ब्रांचेस हमने पढ़ ली, बहुत सारी हैं, मुझे ये 5 याद हैं तो मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं एप्लीकेशंस ऑफ एआई में। तो एआई का एप्लीकेशन हर फील्ड में है, इसको थोड़ा पतला कर लेते हैं, स्पेस पूरा करने लगे हमें। हाँ, तो पोटेंशियल एप्लीकेशंस ऑफ एआई तो बहुत सारी फील्ड में हैं, जैसे हेल्थ में हैं, एग्रीकल्चर में हैं, ठीक है, फाइनेंस में हैं, एजुकेशन में हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में हैं। आप किसी भी फील्ड में सोचो और आपको उस फील्ड में एआई का एप्लीकेशन मिलेगा, ठीक है। तो जैसे हेल्थ की बात करें तो जो मेडिकल डायग्नोस्टिक्स हैं, ठीक है, एक हमारा एआई टूल है जो कि मेडिकल रिपोर्ट्स को रीड करता है, ठीक है, डायग्नोस करता है प्रॉब्लम को और बताता है कि क्या क्या इशू या डिजीज़ है, ठीक है, और इसका सल्यूशन क्या हो सकता है। तो आप कहेंगे सर ये तो डॉक्टर भी बता देता है, उसके लिए एआई की क्या ज़रूरत है। तो जो डॉक्टर्स का मतलब डायग्नोसिस होता है वो एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता है, ठीक है, और डॉक्टर्स भी ह्यूमंस हैं, ठीक है। तो कई बार ये चीज़ें स्किप कर सकते हैं, मिस कर सकते हैं, दिमाग में नहीं आएगी। पर जो आपका एआई टूल है, ठीक है, वो एक मशीन है, उसको कोड किया गया है, प्रोग्राम किया गया है कि वो हर एक पैरामीटर को, ठीक है, सबको एनालाइज करेगा और उसको देखेगा कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है, और उसके बेसिस पर एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस देगा जो शायद किसी भी ह्यूमन डॉक्टर के लिए हमेशा देना पॉसिबल ना हो, ठीक है। तो ये इस फील्ड को रेवोल्यूशनाइज कर सकता है। इसका फ़ायदा क्या होगा कि जो डिजीज़ेज़ हैं इनका हमें आने से पहले ही पता चल जाएगा, ठीक है। रेगुलर टेस्ट हुए और रेगुलर टेस्ट में पता चल जा रहा है कि जो कौन सा पैरामीटर कितना बढ़ चुका है, ठीक है। पहले ब्लड प्रेशर कितना रह रहा था, अब कितना बढ़ गया है। और जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाले डिवाइसेस हैं, जैसे ये आपकी स्मार्ट वॉच है, ठीक है, तो ये रियल टाइम डेटा, ठीक है, रियल टाइम डेटा इकट्ठा कर रही है, ठीक है। तो ये किसी डॉक्टर के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो स्मार्ट वॉच है ये रियल टाइम डेटा इकट्ठा कर रही है। यहाँ पे जो एआई टूल है ये इसको एनालाइज कर रहा है और जो लॉन्ग टर्म डेटा है उसके बेसिस पे ये कहीं बेटर एनालिसिस दे पाएगा, ठीक है। तो जो भी डिजीज़ेज़ होती हैं उनको पहचानना, उनका डायग्नोसिस करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया हेल्थ में एप्लीकेशन। अब आ जाते हैं एग्रीकल्चर में, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में हम इसका क्या कर सकते हैं, प्रिसीजन फार्मिंग में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई एआई टूल है उसको हम यूज़ कर रहे हैं कि वो जो प्लांट्स हैं या ट्रीज़ हैं, हॉर्टिकल्चर कर रहे हैं तो ट्रीज़ हैं, और अगर नॉर्मल क्रॉपिंग कर रहे हैं, नॉर्मल क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं जैसे व्हीट राइस, तो उनके जो प्लांट्स हैं उनकी कंटिन्यूसली हेल्थ को मॉनिटर कर रहा है। इसको कितना पानी चाहिए, ठीक है, जो मॉइस्चर है वो सही अवेलेबल है कि नहीं है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, वो सही मिल रही हैं कि नहीं। अगर पानी कम मिल रहा है तो ये ऑटोमेटिकली सिग्नल करेगा जो स्प्रिंकलर या ड्रिप इरिगेशन है, ठीक है। तो ये एक्टिवेट हो जाएगा और वाटर तब तक ड्रिप करके प्रोवाइड करेगा जब तक सफिशिएंट नहीं हो जाता। जहाँ सफिशिएंट हो गया तो ये सिग्नल करेगा वाटर की सप्लाई
रोक दी जाएगी। ठीक है, इससे क्या होगा कि वाटर एफिशिएंसी आ गई, प्लांट को एडिक्वेट जितना चाहिए उतना ही मिल रहा है, एक्सेस भी बुरा होता है, कम भी बुरा होता है, तो राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, राइट अमाउंट ऑफ वाटर मिल रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो प्लांट की ग्रोथ है या ट्री की ग्रोथ है वो भी ऑप्टिमल होगी। ठीक है, तो इस तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है कि जैसे एक ट्रैक्टर है, ठीक है, एक ट्रैक्टर है, ठीक है, तो इसमें हमने क्या है कि अभी बैठता है ड्राइवर, वो खेत को जोतता है। ठीक है, तो वो यहाँ से गया, 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 यहाँ से गया। अब क्या है कि अब उसका बीच में थोड़ा सा फ़ोन आ गया तो उसने साइड से किया, तो क्या है कि जो इफ़िशियंसी होनी चाहिए वो नहीं आ पा रही है, वो एक जो जगह है उसको कंटिन्यूसली 2-3 बार जोत देता है। ठीक है, इससे हमारा क्या फ्यूल जो है ये ज़्यादा खर्च हुआ, टाइम भी लगा, जिस टाइम में जो एक्स्ट्रा टाइम उसने यहाँ दिया उस टाइम में वो कुछ और भी कर सकता था, हो सकता था किसी दूसरे खेत को जोत दें। ठीक है, तो इस तरीके से, लेकिन अगर यही जो ट्रैक्टर है इसमें AI ड्राइवर बैठा हुआ है, ठीक है, जिसको सैटेलाइट से डेटा मिल रहा है उसकी लोकेशन पर, तो क्या है कि 1 सेंटीमीटर भी जो है उसको डबल नहीं जोत रहा, तो ये जो ह्यूमन है ये फ्री हो गया। ठीक है, यहाँ पे फ्यूल एफिशिएंसी भी आ गई और जो यूनिफॉर्म जुताई भी होगी, जिससे कि जो पानी वगैरह भी दिया जा रहा है स्प्रिंकलर या ड्रिप इरिगेशन के थ्रू, वो भी सही अमाउंट पे और सही से फ्लो कर रहा है। फ्लो ही क्यों करेगा, क्योंकि जब फ्लड इरिगेशन नहीं कर रहे ना, ड्रिप कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन फ्यूल एफिशिएंसी वगैरह बच रही है, तो इस तरीके से एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा ये है कि क्रॉप पक गई है, कब काटना है कब नहीं काटना है, इन सब चीज़ के बारे में भी डेटा दे सकता है। ठीक है, मार्केट प्राइसेस के बारे में भी प्रिडिक्ट कर सकता है, कौन सी क्रॉप शो करना बेस्ट रहेगा, मार्केट डेटा क्या है, किसके प्राइस घटेंगे, किसके प्राइस बढ़ेंगे। ठीक है, कितने टाइम फार्मर को अपने पास क्रॉप को रोक के रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन वो दे सकता है। ये हो गया एग्रीकल्चर में। फाइनेंस में क्या है, ये लंबा हो रहा टॉपिक है। ठीक है, तो फ्रॉड डिटेक्शन में थोड़ा तेज़ करते हैं, फ्रॉड डिटेक्शन में हेल्प कर सकता है। एजुकेशन में एडटेक आप देख ही रहे हैं। ठीक है, कि कोई प्रॉब्लम है मैथ की कॉपी में, ठीक है, उसकी आपने फ़ोटो खींची और कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग ऐप है उस पर अपडेट किया, मतलब अपलोड किया उस फोटो को, उसने डिटेल्ड सोल्यूशन दे दिया और एक्सप्लेनर वीडियो भी जनरेट कर दिया AI को यूज़ करके, जिससे कि बच्चे को प्रॉब्लम समझ में आ जाए। और क्या है कि पर्सनलाइज्ड एजुकेशन हो सकती है, पर्सनलाइज्ड लर्निंग। जैसे कोई बच्चा है, उसकी जो पढ़ने की, याद करने की कैपेसिटी है वो कम है, तो AI ऐसे पर्सनलाइज्ड प्रोग्राम डिज़ाइन कर सकता है जिससे उनको और इफ़ेक्टिव तरीके से पढ़ाया जा सके। इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ ही हो रहा है। दिल्ली मेट्रो में कुछ लाइन्स हैं जहाँ पर कोई ह्यूमन ड्राइव नहीं करता है मेट्रो को। ठीक है, कोई ह्यूमन ड्राइवर नहीं है, लोको पायलट नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह इतने सफिशेंट हैं एप्लीकेशंस, बाकी आप खुद जानते होंगे, डे टू डे लाइफ में यूज़ ही कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अब इसके बाद चैलेंजेस, जो कि बहुत कॉमन है और सबको पता है। पहला क्या है, जॉब लॉसेस, सबसे कॉमन। जितनी भी रेपिटेटिव टास्क हैं, ठीक है, अभी तक लोग सोचते थे कि क्लर्क की ही जॉब जो है वो रेपिटेटिव है, लेकिन अब जो कोडर है, ठीक है, या फिर जो कंप्यूटर साइंस का इंजीनियर है, ठीक है, उन सब की नौकरी भी रेपिटेटिव में ही आती है। लेकिन जो कोड, ये कोडर भाई साहब 24 घंटे में लिखेंगे, ठीक है, उसको ChatGPT हो सकता है 15 मिनट में जनरेट कर दे। ठीक है, ये उनके बीच में नींद भी आ गई, ये थक गए तो कुछ मिस्टेक्स भी कर सकते हैं। ChatGPT भी मिस्टेक्स कर सकता है, लेकिन वो उसको बहुत जल्दी टेस्ट भी कर सकता है, रेक्टिफाई भी कर सकता है, और जब जल्दी से कोड लिख के उसको रन करके अपन देख सकते हैं। अगर रन कर रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो डीबग कर सकते हैं। ठीक है, तो जितनी भी रेपिटेटिव टास्क हैं उन सबको खा जाएगा। ठीक है, नई जॉब्स क्रिएट करेगा जो कि मोर स्किल्ड होंगी, लेकिन वो उतनी ही डायनेमिक होंगी। ठीक है, तो उनमें मतलब जितनी जॉब्स जाएंगी उतनी क्रिएट नहीं होंगी, तो ये जॉब लॉस होगा। ठीक है, दूसरा क्या है, बायसेस वाला, बहुत कॉमन पॉइंट है। ठीक है, कि जो डेटा यूज़ किया जा रहा है AI को ट्रेन करने के लिए, वो क्या है, बायस्ड है। जैसे कुछ वल्नरेबल सेक्शंस हैं उनके अगेंस्ट, जैसे विमेन, सोसाइटी में ट्रेडिशनली डिस्क्रिमिनेट किया गया है अगेंस्ट वुमेन। और जब AI को दिखेगा कि 1000 एप्लीकेंट हैं, उस 10,000 लिख दिया, 1000 एप्लीकेंट्स हैं, उनमें से जो 990 हैं वो मेल हैं और 10 जो हैं ये फीमेल हैं। ठीक है, और जो उसमें से सेलेक्ट की गई हैं उनमें से 10 पोजीशंस थी, उसमें से 9 जो है मेल सेलेक्ट किए गए हैं और 1 फीमेल सेलेक्ट की गई है। और ये जब एक पैटर्न ही मिल रहा है पूरे डेटा में, तो जो बायसेस हैं ये इनबिल्ट हो जाएंगे। ठीक है,
तो भले ही सोसाइटी जो है अब एडवांस हो रही है और धीरे धीरे इन बायसेस से लड़ रही है, लेकिन जो एआई टूल होगा उसके अंदर, क्योंकि वो बायस डेटा पे ट्रेन हुआ है, इसलिए ये बायसेस हमेशा रहेंगे और डिस्क्रिमिनेशन चलता रहेगा, ये परपिचुएट करेगा। ठीक है, और फिर चौथा आ जाता है, इसको मिटा देते हैं ना, वीडियो में तो आ ही गया है, पीछे करके देख लेना आप। ठीक, तो जो चौथा है एथिकल कंसर्न है, इक्विटी। ठीक है, जैसे कोई फैक्ट्री ओनर है, ठीक है, ये पहले क्या करते थे, ह्यूमन से काम करवाते थे, तो एक सिग्निफिकेंट हिस्सा ये अपनी अर्निंग का ये इंसानों के पास पहुंचता था, मतलब जो नॉर्मल लोग हैं वर्कर के पास पहुंचता था, इस तरह वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट होती थी। अब इन्होंने क्या क्या किया, इन्होंने मशीन्स लगवा ली, ठीक है, जो ऑटोमेटिक काम करती हैं, 24 घंटे काम करती हैं, छुट्टी नहीं मांगती हैं, स्ट्राइक भी नहीं करती हैं। ठीक है, उन्हें लगवा ली। अब क्या है कि ये इससे बना रहे हैं शर्ट्स। शर्ट कैसे बना, हाँ, ये इससे बना रहे हैं ये शर्ट, तो भाई साहब पहने हुए हैं, इनके ये हाथ हो गए, ये इनका जीन्स हो गया। ठीक है, ये शर्ट बना रहे हैं। पहले क्या है कि ये शर्ट बनती थी, तो इसमें से अगर ये 100 रुपये की बिकती थी, 100 रुपये की तो नहीं बिकती है, मान लीजिए 1000 रुपये की बिकती थी, ठीक है, तो इसमें से पर शर्ट 50 रुपये हैं, वो इन भाई साहब को भी मिल जाते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब ये पूरी शर्ट बन रही है, और ये जो 50 पहले भाई साहब को देते थे, अब ये फैक्ट्री ओनर की ही पॉकेट में जा रहा है। ठीक है, और इन भाई साहब को काम नहीं मिल रहा है, तो ये क्या है, और गरीब होते जाएंगे, जो फैक्ट्री ओनर है ये अमीर होते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो इनइक्वालिटी है वो बढ़ती जाएगी, और ये एक एथिकल इशू है। ठीक है, फिर दूसरा है प्राइवेसी का। ठीक है, कहते हैं कि भैया नहीं, पर्सनल डेटा को नहीं यूज़ करेंगे, पर्सनल डेटा को मतलब प्रोटेक्ट करके रखेंगे, लेकिन जो अमाउंट ऑफ डेटा है जो कलेक्ट किया जा रहा है, उससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बहुत मुश्किल नहीं है कि चीज़ों को इन्फर कर लेना। ठीक है, और ये जो इतने लार्ज अमाउंट में डेटा है, ठीक है, तो इसको कैसे यूज़ करते हैं कंपनीज, इसको कैसे एक्सप्लॉइट करती हैं, बच्चों का हेल्थ डेटा है, बच्चों की जो प्रैक्टिसेस हैं उसके बेसिस पे मुझे एड्स दिखा रहे हैं। ठीक है, जैसे इनकॉग्निटो मोड हम यूज़ करते हैं, पर इसका भी डेटा गूगल कलेक्ट करता है, कांग्रेस की हियरिंग में बताया था। ठीक है, तो ये क्या सही है गलत है, अगर इसको भी एडवर्टाइजिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। इनकॉग्निटो मोड का मतलब यही है कि यूज़र्स की एक्टिविटी ट्रेस ना हो, पर ये सिर्फ एक धोखा है, छलावा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इश्यूज़ हैं, प्राइवेसी इश्यूज़ हैं, जो भी एथिकल कंसर्न है। ठीक है, अब आ जाते हैं 5वें में, क्या है, IPR का वायलेशन हो रहा है। ये जो हम इनसे कहते हैं कि इस स्टाइल में कुछ भी लिख दो या किसी बुक की समरी दे दो, तो ये ChatGPT हमें तुरंत समरी दे देगा। लेकिन क्या ChatGPT ने उस किताब को ख़रीद कर पढ़ा है? आंसर है नहीं। ठीक है, ये फ्री में जो वो ऑथर है उसकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसमें ट्रेन हुए हैं। ठीक है, और उसका यूज़ कर रहे हैं कॉमर्शियल पर्पसेस के लिए, बिना उस ऑथर को चवन्नी दिए। ठीक है, तो इसलिए ये IPR का वायलेशन है, और इसके लिए कौन अकाउंटेबल हेड होल्ड कर रहा है? कोई नहीं। ठीक है, छठा चैलेंज देख लेते हैं कि जो AI है, इसकी जो एल्गोरिथम्स हैं ये एक ब्लैक बॉक्स की तरह एक्ट करती हैं। ठीक है, मतलब कि किसी को नहीं पता कि ये डिसीजन लिया, कैसे लिया, क्यों लिया, कोई एक सेट क्राइटेरिया नहीं है जो लोगों को पता हो कि इसके बेसिस पे डिसीजन लेती हैं, कोई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया नहीं है, वही इनबिल्ट बाइसेस हैं तो उसके बेसिस पे ले लिया। ठीक है, तो ये भी एक एथिकल इशूज़ है कि लोगों को पता ही नहीं है कि जो AI है वो डिसीजन लेगा, कैसे लेगा, उनके अगर रिज्यूमे वो अप्लाई कर रहा है किसी जॉब के लिए, एनालाइज़ करेगा तो किस फैक्टर पे करेगा, कर रहा है तो क्या वो फैक्टर एथिकली सही है कि नहीं है। ठीक है, तो ये इशू है। इसके अलावा क्या है कि जो रेगुलेशन, ये लो यूज़ कर लेते हैं, जो रेगुलेशन और गाइडलाइंस हैं वो क्लियर नहीं है, बहुत ही तेज़ी से ये फील्ड इवॉल्व कर रही है, और जो रेगुलेशन को उसे कैचअप करने में बहुत टाइम लग जा रहा है। अगला डीप फेक है। ठीक है, लोगों के फर्जी वीडियोस बन जा रहे हैं, मॉफ्ड वीडियोस बन जा रहे हैं, पॉर्न वीडियोस में किसी का फेस जो है उसको मॉफ कर दिया जा रहा है, तो ये बहुत ही डिस्टर्बिंग सिचुएशन है। बहुत सारे वीडियोस आए हैं सेलिब्रिटीज़ के, मॉडल्स के, और जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं उनके इलेक्शंस में, अभी 2024 इलेक्शंस में कुछ मॉक वीडियोस घूम रहे थे एक पर्टिकुलर पार्टी के लीडर के, जो कि बहुत डैमेज क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में।
ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आई थिंक सफिशिएंट चैलेंजेस हमने डिस्कस कर लिए हैं एआई के। अब हमें करना है वे फॉरवर्ड। तो क्या करना चाहिए? क्या एआई को पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए, या फिर एआई को बिल्कुल खुली छूट दे देनी चाहिए कि भैया चलते जाओ, बढ़ते जाओ, हमें कोई मतलब नहीं है, तुम्हें जो करना हो करो। अमीर लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, हमारे इलॉन मस्क जी हैं, ठीक है, हमारे ओपन एआई के जो फाउंडर हैं, ये सारे एआई टूल्स का यूज़ करें, खुद को अमीर बनाते जाएं, और जो बाकी सोसाइटी है वो ख़राब होती जाए। तो क्या ऐसा करना चाहिए? आंसर है दोनों में से कोई नहीं। बुद्धा ने क्या कहा है? मध्यम मार्ग, ठीक है। ये हमेशा वे फॉरवर्ड होना चाहिए, ये कंक्लूजन होना चाहिए, ठीक है। मध्यम मार्ग क्या है? कि इंटरनेशनल कॉपरेशन हो, कि एआई कैसे काम करेगी, किन प्रिंसिपल्स पे काम करेगी, ये सारा जो वर्ल्ड कम्युनिटी है, सारी कंट्रीज़ हैं, इनको मिलकर बैठना चाहिए और यूनिवर्सल प्रिंसिपल बनाने चाहिए, जैसे कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, ठीक है। इसी तरह से यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होना चाहिए, जिससे कि सारी एग्री करें, ठीक है। तो ऐसा कुछ करना चाहिए। दूसरा क्या है कि ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज़ करनी चाहिए। कैसे? जो टूल्स का ऑपरेशन का टेक्निक है, या फिर किस क्राइटेरिया पे वो डिसीजंस लेते हैं, जो क्राइटेरिया यूज़ कर रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव हैं या सब्जेक्टिव हैं, ठीक है। ये सारा कुछ डिस्क्लोज़ करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि जो एआई टूल्स हैं उनका जो डिज़ाइन है ये इम्प्रूव करना चाहिए, कि वो बायसेस को अवॉइड करें और न्यूट्रल डिसीजंस लें, ठीक है, जो किसी जेंडर, किसी रेस, किसी कास्ट के अगेंस्ट बायस ना हो। और इसके अलावा जो हमने एसिलोमार एआई प्रिंसिपल्स हैं इनको अडॉप्ट करना चाहिए, ठीक है। ये हो गया वे फॉरवर्ड। अब इनिशिएटिव्स की बात करें तो कुछ हमारे नेशनल हैं और कुछ इंटरनेशनल हैं, ठीक है। पहले नेशनल की बात कर लें तो एक लॉन्च किया है इंडिया एआई मिशन, जो कि अपने आप में एक टॉपिक है और हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, तो हम इसको भी पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर नीति आयोग के लिए क्या आया है? NSAI, नेशनल स्ट्रैटेजी ऑन एआई, 2018 में लेके आए थे, ठीक है। इसके अलावा नेशनल एआई पोर्टल लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने, ठीक है। इंटरनेशनल की बात करें तो पहला है GPAI, ठीक है, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई, ठीक है। दूसरा है EU का एआई एक्ट, ये वर्ल्ड का पहला कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन है जो एआई के टॉपिक से डील करता है। तीसरा है ब्लेचले, BLETCHLEY, ब्लेचले डिक्लेरेशन। कहाँ इसको अडॉप्ट किया गया था? UK में एक समिट के दौरान, एआई समिट के दौरान इसको अडॉप्ट किया गया था। और इसके अलावा चौथा है ये हिरोशिमा एआई प्रोसेस, इसको G7 कंट्रीज ने अडॉप्ट किया था। कहाँ? जापान में, हिरोशिमा में। एक इंडियन और ऐड कर लेते हैं, फ्यूचर प्राइम, फ्यूचर स्किल्स प्राइम। ये एक प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, किस लिए? स्किल डेवलपमेंट के लिए और अप स्किलिंग के लिए, जो भी IT प्रोफेशनल्स हैं उनको, जिससे कि जो भी मतलब चेंजेस आ रहे हैं टेक्नोलॉजी में, उनके जो गैप्स को हैं उनको ब्रिज किया जा सके और उन्हें नई नई टेक्नोलॉजीज़ में ट्रेन किया जा सके। तो इसके लिए फ्यूचर स्किल्स प्राइम प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, ठीक है। अब हमारा ख़त्म हो गया, हाँ ख़त्म हो गया है, ठीक है। कंक्लूजन वगैरह तो वही मध्यम मार्ग लिख देंगे। तो इसी के साथ एक मेजर टॉपिक जो है मीन्स 2025 का, जिस पे हम क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो हमने कवर कर लिया है। मोस्ट डायमेंशंस हमने कवर किए हैं। कुछ चीज़ें रह गई जैसे डेटा वगैरह हो गया। मैकिन्सी की जैसे एक रिपोर्ट कहती है कि जो एआई है वो ग्लोबल जीडीपी को 16% से इंक्रीज़ कर देगी 2030 तक। तो ऐसा डेटा हम यूज़ कर सकते हैं अपने इंट्रोडक्शन में, अपने मतलब आंसर की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो कुछ जो स्पेसिफिक डेटा है साइंस एंड टेक या GS3 से रिलेटेड, वो मैं आपको एक अलग से एक वीडियो में प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। वो सब चीज़ें रटनी पड़ती हैं, अभी मुझे नहीं आता, रिवाइज़ करनी पड़ेंगी, रटनी पड़ेंगी। फिर इसके बाद मैं आपको वो एक डेटा जो लेटेस्ट वाला है वो कंपाइल करके दे दूँगा हर टॉपिक पे। इतना
मतलब बहुत सारा नहीं कि हर टॉपिक पे 5-5 10-10 पॉइंट दे दिए जा रहे हैं। ना आपके पास टाइम है याद करने का, और ना आपको करना चाहिए। वो टाइम आप दूसरे सब्जेक्ट्स में डेडिकेट कर सकते हैं। 1 या 2 डेटा हर चीज़ से, हर टॉपिक से रिलेटेड 1 या 2 डेटा याद कर लीजिए, 3 कर लीजिए, और बस उसी को हर जगह कोट कीजिए। ठीक है, तो किसी वीडियो में कर लेंगे, आप कमेंट करके बताएंगे कि हाँ सर चाहिए है तो हम कर देंगे, अगर नहीं चाहिए तो फिर क्यों मेहनत करें। ठीक है, तो अभी आपसे विदा लेते हैं। जो भी गलतियाँ हुई हों वो बताइएगा, इम्प्रूव करेंगे अगले वीडियो में, और मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।